दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन मेवाड़ के इतिहास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अपन पिछली क्लास में बात किए थे महाराणा प्रताप की। पिछली क्लास में कंप्लीट हो गए थे महाराणा प्रताप। आज अपन नेक्स्ट जो राजा बने थे मेवाड़ के, उनकी बात करेंगे। अपन लास्ट टाइम में बात किए थे कि महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष खींचते समय 19 जनवरी 1597 को हो जाती है। ठीक है, बांडोली में प्रताप की छतरी है और प्रताप से रिलेटेड यानी उनके जो घोड़े चेतक की छतरी बलीचा में है। अपन वैसे बातें कर लिए थे और आप रिवीजन कर लिया करो भाई। ठीक है, देखिए, रिवीजन जरूरी होता है, रिवीजन कर लिया करो आप। तो अपन आज बात करते हैं जो नेक्स्ट राजा बने थे मेवाड़ के, अमर सिंह। ठीक, अमर सिंह की बात करेंगे। इनका जो टाइम पीरियड रहा था 1597 से 1620 तक रहा। ठीक है, टाइम पीरियड ध्यान रख लेना। 1597 से 1620 ईस्वी तक रहा था। अकबर अभी तक जीवित था, अकबर अभी तक नहीं मरा था। प्रताप की मृत्यु हो चुकी थी 1597 में। वैसे 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। अकबर अमर सिंह को भी परेशान करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अमर सिंह के टाइम में भी यानी आक्रमण वगैरह करता रहता है, कुछ छोटी मोटी झड़पें करता रहता है। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। अकबर के बाद में फिर राजा बनता है जहांगीर। ठीक है, यानी मुगल सम्राट बनता है जहांगीर अकबर के बाद में। देखिए, जहांगीर फिर ये भी मेवाड़ के खिलाफ आक्रमण की नीति ही अपनाता है। भाई किस प्रकार से अपन भाई मेवाड़ वालों को संधि के लिए राजी करे, कैसे न कैसे अपन मेवाड़ से संधि कर ले, कैसे न कैसे मेवाड़ वाले अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन भाई जैसे महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे, तो योग्य पिता का योग्य ही पुत्र अमर सिंह था। ठीक है, तो अमर सिंह भी वैसे ही था, जैसे महाराणा प्रताप की जो नीतियाँ थी वैसे उन नीतियों पर ही अड़िग था अमर सिंह। अमर सिंह भी संधि करने के लिए तैयार नहीं होता है। मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा था खुर्रम। खुर्रम आगे चलकर जो शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है। ठीक है, तो अमर सिंह के समय में भाई मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। मुगल मेवाड़ संधि की भी अपन बात करेंगे किस प्रकार से होती है। अमर सिंह खुद खुश नहीं था इस संधि से। ठीक है, देखिए, जब जहांगीर बादशाह बनता है तो जहांगीर का बेटा जो खुर्रम था आगे चलकर शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है। तो जहांगीर खुर्रम को ये चाल सौंपता है कि भाई तेरी जिम्मेदारी है मेवाड़ पर आक्रमण करना, मेवाड़ से संधि करवाने की, तू बातचीत कर। खुर्रम अपनी सेना गठित करता है, अपनी सेना को लेके भाई जो मेवाड़ आक्रमण के लिए तैयार होता है। लेकिन अपने सैनिकों और सेनापतियों को से बात करता है जो खुर्रम, वह अब तक जब मेवाड़ से अपन युद्ध करते आ रहे हैं, मैं मेवाड़ वालों से जीतने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मेन बात ये बताओ आप। जो मुख्य बात है कि अपने जो मेवाड़ जीतने में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो फिर जो मुगल सेनापति और मुगल सैनिक थे वो खुर्रम को बताते हैं कि प्रॉब्लम यह है भाई, मेवाड़ का जो राजा है तो उसके साथ मेवाड़ की पूरी जनता भी है। मेवाड़ पर अपन अगर आक्रमण करने चलते हैं तो जो मेवाड़ की जनता भी बीच में लूटपाट कर देती है अपनी सेना के साथ, या बीच बीच में छिपे हुए होते हैं जो मेवाड़ की जो जनता, और वो कहीं ना कहीं से वे आक्रमण कर ही देती है। ठीक है, तो अपने सैनिक मारे जाते हैं बीच में। तो फिर खुर्रम प्लान तैयार करता है भाई अपन मेवाड़ के राजा से युद्ध बाद में करेंगे, पहले अपन मेवाड़ की जनता को सलटाते हैं। ठीक है, पहले अपन मेवाड़ की जनता से लड़ते हैं, फिर जनता से लड़ने के बाद यानी मेवाड़ की जनता परेशान हो जाएगी या घुटने टेक देगी, उसके बाद अपन मेवाड़ के राजा से या मेवाड़ से आक्रमण यानी युद्ध करेंगे। तो फिर ये इस प्रकार की नीति बनाते हैं या इस प्रकार की प्लानिंग करते हैं जो मुगल। तो ये क्या करते हैं, यानी सबसे पहले मेवाड़ की जो आम जनता थी या मेवाड़ के जो गाँव थे उनको लूटना शुरू करते हैं, यानी लूटपाट करते हैं, मारकाट करते हैं मेवाड़ की जो आम जनता के साथ। तो मेवाड़ की जनता परेशान हो गई थी। देखिए, ये जो मुगल थे, जो मेवाड़ की जनता थी, मेवाड़ के गांव थे, उनकी जो फसलों, जो खड़ी फसलों के आग लगाने लग गए थे और मेवाड़ की जनता को लूटने लग गए थे। अब भाई खाने के दाने नहीं रहे जब मुगल उनकी फसलों के आग लगा देते हैं। उनके जो पैसे, जो इकट्ठा किया हुआ धन वगैरह था, पैसे वगैरह थे, जो उनको लूट लेते हैं। फिर जनता घुटने टेक देती है मुगलों के सामने, और फिर जनता मेवाड़ की जो भाई दरबार में जाती है। अब डायरेक्ट राजा से तो बात किस प्रकार से करें अमर सिंह से, भाई तो आप संधि कर लो मुगलों से। अब फिर जो उस समय युवराज था मेवाड़ का या राजकुमार था, करण सिंह था अमर सिंह का बेटा,
तो कैसे न कैसे भाई जो मेवाड़ के जो सैनिकों और सेनापतियों से बातचीत कर्ण सिंह तक पहुंचाते हैं, और कर्ण सिंह फिर मेवाड़ की जनता और जनता से बात करता है। तो मेवाड़ की जनता कर्ण सिंह को कहती है भाई अब बस की बात नहीं है, वो इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं मुगल, और आपको अब तो कुछ करना ही चाहिए। तो कर्ण सिंह को लगता है हाँ भाई यार ये ठीक बात है, वैसे पहले से अपन युद्ध करते आ रहे हैं, ये जो मेवाड़ की जनता है अपना साथ देती आ रही है अब तक, जैसे सांगा के समय से ही मेवाड़ की जनता साथ दे रही है, लेकिन अब इनकी भी प्रॉब्लम है, मजबूरी है, तो अपने को भी कुछ करना चाहिए। फिर कर्ण सिंह अमर सिंह के पास प्रस्ताव रखता है इस बात का कि भाई अब मेवाड़ की जनता परेशान हो रखी है और वो इस प्रकार से लूटपाट कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, खड़ी फसलों को जला दिए हैं, तो अपने को कुछ करना चाहिए। तो अमर सिंह कहता है अब क्या करें भाई, यानी कर्ण सिंह से कहता है। तो कर्ण सिंह फिर संधि का प्रस्ताव रखता है। अमर सिंह इस संधि से खुश नहीं रहता है, यानी संधि के लिए मना कर देता है, मैं संधि नहीं कर सकता। लेकिन फिर कर्ण सिंह दबाव डालता है भाई जो जनता अपने खिलाफ हो जाएगी, जनता परेशान हो रही है। तो फिर अमर सिंह कहता है भाई ठीक है, वहां से आप ही राजपाट संभालो और आप ये संधि करो, आपकी जिम्मेदारी है, संधि करो या कुछ भी करो, आपके अंडर में मेवाड़, भाई मैं तो अब मेवाड़ का राजा नहीं रहूंगा। हालांकि आगे जाके भाई मैं अमर सिंह की बात करेंगे, वो राजसमंद जो जहाँ पर झील बनी थी उस जगह पर पहले वह राजसमंद झील नहीं थी, वहाँ पर नौचौकी नामक स्थान था, वहाँ पर जाने रहने लग जाता है और वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वैसे आप आगे अपन धीरे धीरे बात करते हैं। ये जो मुगल मेवाड़ संधि होती है अमर सिंह के समय, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है अमर सिंह के समय का, वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मुगल मेवाड़ संधि किन किन के बीच में होती है, किस किस के बीच में होती है और कब होती है। 1615 में होती है, ठीक है। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में होती है। देखिए अब मैं आपको बता दिया कि अमर सिंह मना कर देता है भाई आप इस संभालो जो भी है, और मैं इस संधि को नहीं करूंगा, मैं इस संधि से कुछ नहीं हूं। हालांकि इस समय राजा अमर सिंह ही रहता है। तो अमर सिंह और जहांगीर के बीच होती है ये संधि। इधर से मुगलों की तरफ से भी संधि करने के लिए जहांगीर खुद नहीं आता है, अपन अभी बात करेंगे। तो मेवाड़ का जो राजा इस समय अमर सिंह था और जो मुगल बादशाह था जहांगीर था, ठीक है, तो ध्यान रखना। अमर सिंह ने भाई संधि करने के लिए, भाई अमर सिंह ने संधि युवराज कर्ण सिंह के दबाव में की थी, ये फैक्ट ध्यान रखना। अमर सिंह ने संधि युवराज कर्ण सिंह के दबाव में की थी। मेवाड़ की जनता कर्ण सिंह को कहती है, वो डायरेक्ट राजा से तो बात नहीं कर पाती है मेवाड़ की जनता, और कर्ण सिंह फिर अमर सिंह पर दबाव डालता है अपने पिता पर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप वाक्य लिख लेना या सेंटेंस लिख लेना। कर्ण सिंह ने जो ये संधि अमर सिंह ने कर्ण सिंह के दबाव में की थी। अब मुगलों की तरफ से जो संधि कौन करता है, मुगलों की तरफ से जो संधि के लिए आता है खुर्रम। आगे चलकर इस राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था या बादशाह बना था, ठीक है, ये ध्यान रखना। खुर्रम मुगलों की तरफ से संधि करने के लिए आता है। अब बात आती है मेवाड़ की तरफ से कौन आता है। मेवाड़ की तरफ से भाई एक तो शुभकर्ण पंवार आता है, ठीक है, मेवाड़ की तरफ से शुभकर्ण पंवार आता है, और एक हरिदास जाला आता है, ठीक है, हरिदास जाला। मेवाड़ की तरफ से ये संधि करने के लिए दो बंदे आते हैं, और मुगलों की तरफ से संधि करने के लिए जो जहांगीर का बेटा खुर्रम आता है, ठीक है। दोनों तरफ से राजा ने, यानी इधर से बादशाह और इधर से राजा ने आता है। इनके दोनों के भाई जो राजकुमार आए थे, तो इधर भाई जो मुगल राजकुमार होते हैं इनको शहजादे बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो इधर से खुर्रम आता है, और यानी मेवाड़ की तरफ से शुभकर्ण और हरिदास जाला आता है। अब देखिए संधि की शर्तें रखी गई थी, मैं संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मौखिक बताता हूँ। ये संधि के मुगल और यानी जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी। अगर रियासतों की बात करें या शक्तियों की बात करें तो मेवाड़ और मुगलों के बीच में हुई थी, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और दोनों की तरफ से कौन कौन आता है ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। किस वर्ष होती है, 1615 में होती है, ये भी थोड़ा ध्यान ही रख लेना। अब शर्तें करते हैं, यानी शर्तों की बात करते हैं। देखिए ये जब संधि होती है बैठे रहते हैं शुभकर्ण पंवार और हरिदास जाला और खुर्रम,
बातचीत होती है, मीटिंग होती है इनकी। अब भी देखिए उस समय ये इनकी परंपरा रही थी, बस संधि करेगा, जो भी रियासत संधि करेगी इसका मतलब वो अधीनता स्वीकार कर रही है, और वो अधीनता स्वीकार कर रही है तो वो जो रियासत संधि कर रही है और अधीनता स्वीकार कर रही है, उस रियासत का राजा यानी जिससे संधि कर रही है, जिसकी अधीनता स्वीकार कर रही है, उसके दरबार में आएगा। तो भाई मेवाड़ वाले संधि करते हैं मुगलों से, तो इसका मतलब मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में जाएगा। लेकिन जो हरिदास जी और ये शुभकर्ण कहते हैं खुर्रम को, भाई हमारा राजा आपके दरबार में नहीं आएगा, ठीक है, हमारी एक ये शर्त है। अब खुर्रम को लगता है भाई यार ये तो परंपरा रही है, जो संधि करने का मतलब ही क्या है, तो खुर्रम खुद डिसीजन नहीं ले पाता। खुर्रम कहता है एक बार पापा जी से पूछ लेता हूँ मैं कॉल करके। खुर्रम जहांगीर के पास कॉल करता है, भाई ये इस प्रकार से मना कर रहे हैं। अब जहांगीर को लगा यार पहले से परेशान कर रखे हैं मेवाड़ वाले, हालांकि अपन इनको नुकसान तो पहुंचा रहे हैं लेकिन अपनी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं शुरू से ही। जैसे तैसे ले देके तू संधि कर ले, अपन किसी को नहीं बताएंगे कि मुगल यानी मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खुर्रम कहता है भाई इनका जो राजकुमार दरबार में आने की बात कर रहा है, भाई इनका राजकुमार आएगा। जहांगीर कहता कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप तू संधि कर ले। तो फिर ये शर्त मानते हैं कि मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं आएगा। ठीक है, मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। दूसरी शर्त कि मेवाड़ का राजकुमार दरबार में हाजिर होगा। ठीक है, मेवाड़ का जो राजकुमार मुगल दरबार में हाजिर होगा। दो शर्तें हो गई, एक शर्त मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, दूसरी शर्त कि मेवाड़ का राजकुमार मुगल दरबार में जाएगा। अब फिर एक शर्त और कि जो पहले संधि होती थी, वह संधि का मतलब यह है कि अपने अधीनता स्वीकार कर लिया है, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो फिर अपने को सैनिक सहायता भी देंगे, जो अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत। तो मेवाड़ संधि कर रही है मुगलों से, तो ये शर्त रखते हैं संधि में मुगल कि हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमारा जो किसी दूसरी रियासत से युद्ध वगैरह होगा तो उस युद्ध के दौरान हमें कुछ सैनिक सहायता देनी पड़ेगी मेवाड़ वालों। ठीक है, मेवाड़ वाले हमें सैनिक सहायता देंगे, तो 1000, ठीक है, 1000 घुड़सवार मेवाड़ वाले मुगलों को देंगे। ठीक है, मेवाड़ 1000 घुड़सवार की सहायता मुगलों को देगी, या आवश्यकता पड़ने पर मेवाड़ वाले 1000 घुड़सवारों की सहायता मुगलों को देंगे। ठीक है, 3 शर्तें हो गई। फिर एक और संधि की शर्त यानी एक और शर्त रखी जाती है, जो भाई आपको पहले से पता होगा, अपन बात कर रहे थे प्रताप जी की। प्रताप चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को छोड़ यानी चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर वापस कब्जा कर लेता है। ठीक है, जो प्रताप थे वह जो मांडलगढ़ और यानी चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर यानी आक्रमण कर लेता है। तो देखिए जब अपन बात कर रहे थे भाई जो मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर कब्जा कर लेता है, तो इसका मतलब चित्तौड़ मुगलों के पास है। तो अब संधि की शर्त रखी जा रही है, भाई हमें चित्तौड़ वापस देना पड़ेगा। ठीक है, मेवाड़ वाले मांग करते हैं भाई चित्तौड़ में वापस देना पड़ेगा। तो फिर खुर्रम कहता है भाई ठीक है, हम आपको चित्तौड़ का किला वापस दे देंगे, लेकिन एक शर्त रखी जाएगी, चित्तौड़ किले का वापस पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे आप। ठीक है, तो अगर आप भविष्य में चित्तौड़ का जो रिकंस्ट्रक्शन करवाते हो तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप संधि का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक, तो ये फिर तैयार होते हैं मेवाड़ वाले भी, भाई हम पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे या रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाएंगे। तो चित्तौड़ का किला इस संधि के दौरान मेवाड़ को वापस दे दिया गया था। देखिए फिर संधि की जो एक और इनके जो परंपरा रहती थी, भाई कैसे न कैसे भाई जो राजीनामा तभी माना जाता था, हालांकि ये भाई दबाव नहीं होता था, लेकिन ज्यादातर होता था संधि कर देते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे।
अपन मेवाड़ और जो मारवाड़ के बीच में पड़े थे, तो वैसे ही ये जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। तो ये जो मेवाड़ वाले शर्त रखते हैं वे हम मुगलों से जो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, ठीक है। मेवाड़ वाले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तो ये संधि की शर्तें थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए ये जो मेन आरएस मेंस में इंपॉर्टेंट होती है संधि की शर्तें, या मुगल मेवाड़ संधि के बारे में आपका क्या कहना है, या मुगल मेवाड़ संधि के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर अपने को ये सब फैक्ट ध्यान रखना पड़ता है। भाई किन किन के बीच में हुई थी, कब हुई थी, मेवाड़ की तरफ से कौन आया था संधि करने के लिए, मुगलों की तरफ से कौन आया था, संधि का क्या महत्व रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि ये जो शर्तें रखी गई थी, इधर मुगल भी दबाव में आकर जो संधि करते हैं, भाई कैसे ना ले दे के अपन संधि कर लेते हैं, अपनी बात तो रह जाएगी, भाई मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करवा लिया है। अब देखिए जो ये अमर सिंह तो राजा था इस समय, जो युवराज था कर्ण सिंह था, कर्ण सिंह दरबार में आ जाता है। दरबार में जब आता है, जहांगीर बड़ा खुश होता है, गले लगाता है कर्ण सिंह को, और ज्यादातर उठ बैठ कर्ण सिंह के साथ ही रखता है। अब देखिए उस समय एक जो सर टॉमस रो ब्रिटेन से राजदूत आया हुआ था, ठीक है। सर टॉमस रो ब्रिटेन से आया था, ब्रिटेन के राजा जेम्स फर्स्ट का दूत बनकर आया था, ठीक है। ब्रिटेन के राजा जेम्स फर्स्ट का, हाँ, जेम्स फर्स्ट का जो दूत बनकर भारत आता है सर टॉमस रो, और ये जहांगीर के दरबार में आता है। जब उस समय दरबार हुआ करता था, जहांगीर का दरबार अजमेर में लग रहा था। सर टॉमस रो देखता है कर्ण सिंह और जहांगीर को, यार इन दोनों के बीच में ज्यादा ही बन रही है, ये जो बंदा कौन है बादशाह के साथ। पूछता हूँ वहाँ के जो सैनिक और सेनापतियों को, भाई यार ये कौन है। तो एक जो वहाँ के सैनिक और मुगल सैनिक कहते हैं, भाई ये जो मेवाड़ का राजकुमार है, अभी अभी संधि हुई है, नई नई संधि हुई है, और ये इस प्रकार से इन दोनों की बनी हुई है। तो भाई इसका मतलब संधि की है, तो इसका मतलब है तुम इनको हरा दिए हो। तो सैनिक कहते भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमें भगा भगा के पीटे थे, लेकिन इनके ऐसे ऐसे कोई शर्तें हैं, दबाव में आकर इन्होंने संधि की है। तो सर टॉमस रो का एक कथन था इस संधि के लिए, ठीक है, मुगल मेवाड़ संधि के लिए। भाई जो सर टॉमस रो का एक कथन था कि जो मुगलों ने जो मुगल मेवाड़ संधि की है, ये अपनी ताकत के बल पे नहीं की है, ठीक है। यानी जो भी अपनी ताकत दिखा के मेवाड़ को हरा कर इस प्रकार से संधि नहीं की है, बल्कि अपनी बुद्धि से संधि की है, बल्कि अपने दिमाग से ये संधि की है, ठीक है। तो सर टॉमस रो ने इस संधि के लिए कहा था कि मुगलों ने मुगल मेवाड़ संधि अपनी ताकत के बल पर नहीं बल्कि अपनी दिमाग से की है, ठीक है। तो ये कथन था सर टॉमस रो का, जो ब्रिटेन का राजा जेम्स फर्स्ट था उसका दूत बनकर यहाँ पर जो व्यापारिक जो रियायतें प्राप्त करने के लिए भारत आया था, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं आगे फिर क्या होता है। युवराज कर्ण सिंह की अपन बात कर लिया, भाई जो जहांगीर के दरबार में चले जाता है। देखिए उस समय एक पोस्ट होती थी मनसबदार की। मनसबदार का जो किस प्रकार का जो मनसब दिया जा रहा है, कितने का मनसब दिया जा रहा है, 500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का, इस प्रकार के मनसब दिए जाते थे। मनसब का मतलब ये होता है भाई, इससे थोड़ा सा रैंक पता चलती थी। आज जैसे अपने जो भी ग्रेड होता है, जो भी कोई नौकरी का या गवर्नमेंट जॉब का जो ग्रेड होता है, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड तक, ऐसे इस प्रकार की जो ग्रेड चलती है, उस प्रकार से उस समय जो मनसबदार से पता चलता था भाई इसकी क्या पोजीशन है, किस बंदे को कितने का मनसब दिया जा रहा है। तो जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5000 का मनसब दिया था, ठीक है। जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5000 का मनसब दिया था। अब देखिए ये जो 1000-2000 वाले मनसब नॉर्मल हुआ करते थे, ये दे दिया करते थे, लेकिन जो 5000 की जो मनसब की बात बहुत बड़ी होती थी उस समय। 5000 का मनसब बना रहे हैं, इसका मतलब है बहुत ऊंचा स्टेटस देना। ये देखिए जो मुगल शहजादे होते थे, जो मुगल जो सेनापति होते थे, इनको दिया जाता था इतना बड़ा मनसब। तो जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5000 का मनसब बनाया था या मनसबदार बनाया था।
फिर बात आती है जहांगीर की, और आगे भाई क्या करता है, जहांगीर इस संधि से बड़ा खुश था। अब भाई दोनों से बाप बेटों से खुश हो रहा था, कर्ण सिंह और अमर सिंह से। तो जहांगीर ने अमर सिंह और कर्ण सिंह की जो मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई, ठीक है। जहांगीर ने अमर सिंह और कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। ठीक है, जहांगीर ने करण सिंह और अमर सिंह दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। ये थोड़ा ध्यान रखना। बात आती है अब संधि का क्या महत्व रहता है, संधि की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। देखिए, अब से पहले जब सांगा, प्रताप, उम्बा अपन पढ़ते आ रहे हैं, मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। अब जब अमर सिंह के टाइम में अब ये संधि हो जाती है तो ये मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो इस संधि का जो इम्पोर्टेंट जो महत्व है तो यह है कि सांगा और प्रताप के समय से चली आ रही जो स्वतंत्रता की भावना है या स्वतंत्रता की भावना चली आ रही थी, उसका पतन हो जाता है। ठीक है, कि अब ये स्वतंत्र नहीं रहेगी, जो भी डिसीजन लेने होंगे वो मुगलों के अधीन लेने होंगे, मुगलों से पूछ कर लेने होंगे मेवाड़ वालों को। तो जो पहला जो पॉइंट आप लिख सकते हो कि सांगा और प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट में तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं अपन कि देखिए, जब पहले युद्ध चलता था, इनके बीच लड़ाइयाँ वगैरह होती थी मेवाड़ और मुगलों के बीच में, तो शांति व्यवस्था का तो कोई नाम ही नहीं था। कभी भी मुगल आके आक्रमण कर देते, मार काट करते थे, इधर मेवाड़ वालों को नुकसान होता था, मेवाड़ वाले भी मुगलों को नुकसान पहुंचाते थे, मुगलों का भी नुकसान होता था। इस प्रकार से थोड़ा सा जनता पर अत्याचार बढ़ रहे थे, तो शांति व्यवस्था का तो नाम ही नहीं था। तो अब ये संधि हो जाती है, दोनों जो मुगल और मेवाड़ वाले जो थे अभी दोनों एक साथ भाई संबंध स्थापित कर लेते, भाई जो आपसी जो मेलजोल के, अब लड़ाइयाँ नहीं करते हैं, युद्ध वगैरह नहीं करते हैं, तो शांति व्यवस्था यानी कायम होती है मेवाड़ में। ठीक है, तो मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित होती है, ये आप लिख सकते हो भाई। अब लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होगी, युद्ध वगैरह नहीं होंगे, ध्यान रखना। अब देखिए, अब जब लड़ाइयाँ नहीं हो रही है, युद्ध नहीं हो रहे हैं, तो फिर राजा क्या करे। अब राजा फिर और कोई गतिविधियों में ध्यान देंगे अच्छे से, जैसे शांति के लिए और कुछ करने यानी प्रयास उठाएंगे, फिर कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। तो एक तो इस संधि से मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित होती है और जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इसकी, तो आप लिख लेना, कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। कलात्मक यानी जो राजा थे मेवाड़ वाले, ये कलात्मक गतिविधियां इनको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, गतिविधियों को। अब बात करते हैं अमर सिंह का, जो फिर इस संधि के लिए क्या रुख रहता है। देखिए, जो अमर सिंह था इस संधि से निराश रहता है। ठीक है, अमर सिंह फाइनली इस संधि से खुश नहीं रहता है, पहले ही मना कर दिया था, भाई मैं इस संधि से खुश नहीं हूँ, आप जानो और आपका काम जानो, मेरे बाद में आप इस राजपाट को संभालो और मैं तो मेवाड़ छोड़कर जा रहा हूँ। तो अमर सिंह इस संधि से खुश नहीं रहता है, यानी कि अमर सिंह इस संधि से निराश रहता है और वो नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग जाता है। देख लिख लेना, चलो मैं मिटा के लिख देता हूँ। अमर सिंह इस संधि से निराश रहता है और अमर सिंह बाद में नौचौकी नामक पाल पर रहने लग जाता है। इधर रहता है, अपना जीवन यापन करता है, अपना टाइम निकालता है और इधर ही फिर अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कालांतर में इस स्थान पर देखिए, पहले राजसमंद झील नहीं थी, पहले जो नौचौकी नामक स्थान था, फिर राज सिंह आगे राजा हुए थे, तो राज सिंह ने यहाँ पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, या फिर थोड़ा ध्यान रख लेना, नौचौकी नामक जो स्थान है यहाँ पर जाकर अमर सिंह रहने लगता है, जो राजसमंद में है। राजसमंद झील बाद में बनी थी, राज सिंह ने बनाई थी, राज सिंह के नाम पे ही इस जगह का नाम या इस जिले का नाम राज
संबंध रखा गया था। ठीक है भाई, जो राजसमंद झील राज सिंह ने बनाई थी, तो राज सिंह के नाम पर इस झील का नाम रखा गया, और इसी नाम के अकॉर्डिंग आगे फिर जिले का नाम रहा। देखिए आगे वैसे बात करेंगे अपन, राजसमंद नाम की राजस्थान में कोई जगह नहीं है, राजसमंद नाम की राजस्थान में झील है। यानी राजसमंद का जो जिला मुख्यालय कहलाता है राजनगर कहलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आगे भी राज सिंह पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। अमर सिंह की छतरी आहड़ में है। ठीक है, अमर सिंह की छतरी आहड़ में है। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपन पढ़ते हैं जब किले और छतरियां पढ़ेंगे कि मेवाड़ के राजाओं की छतरियां कहाँ पर है, आहड़ में। अभी पढ़े पिछली क्लास में अपन पढ़े थे कि यानी प्रताप की छतरी बांडोली में। ठीक है, सांगा की छतरी मांडल भीलवाड़ा में। ठीक है, तो इस प्रकार अपन पढ़ते आ रहे हैं अलग अलग राजाओं की छतरियां अलग अलग जगह पर, लेकिन अब अमर सिंह की छतरी आहड़ में बना दी गई है, और अब से यानी अमर सिंह के जो बाद वाले जो राजा थे उन सभी की छतरियां मेवाड़ में जो आहड़ में है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मेवाड़ वाले राजाओं की छतरियां आहड़ में है। हाँ, स्पेशली कोई पूछ ले कि सांगा की छतरी कहाँ पे है, प्रताप की छतरी कहाँ पर है, तो वो अलग बात है, उसका आप ध्यान रखना। लेकिन मेवाड़ के राजाओं की छतरियां किस स्थान पर है, तो फिर आहड़ आपको करना पड़ेगा। जैसे आमेर वाले जो राजा थे, इनकी जो छतरियां यानी गेटोर में। ठीक है, गेटोर की छतरी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, तो ये फैक्ट है। अब आगे बात आती है भाई, ये अमर सिंह कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है आगे राजा कौन बनता है, तो कर्ण सिंह की बात आती है। तो कर्ण सिंह की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कर्ण सिंह अमर सिंह के बेटे थे। अब युद्ध वगैरह तो होते नहीं है, युद्ध नहीं होते हैं तो फिर आगे करना क्या है, कोई निर्माण कार्य कर लो, कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे लो। ठीक है, युद्ध तो लड़ने हैं नहीं। कर्ण सिंह ने तो यहाँ तक संधि करवा ली थी अपने पिता को कहकर मुगलों से। ठीक है, तो उदयपुर में फिर भाई एक कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, तो उदयपुर में कुछ महलों का निर्माण करवा लेते हैं। तो उदयपुर में कर्णविलास महलों का निर्माण करवाते हैं और दिलकुश महलों का निर्माण करवाते हैं कर्ण सिंह। देखिए ये जो कर्णविलास और दिलकुश महल है, इनका तो ये निर्माण करवा देता है, उदयपुर में है ये। ठीक है, एक जो मंदिर है, एक जो महल है, उनकी बात करते हैं। मंदिर नहीं है भाई, महल है। जो पिचोला झील के बीचों बीच है, जग मंदिर महल है, उनका निर्माण शुरू करवाता है। इनका जो निर्माण कंप्लीट नहीं करवाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कर्ण सिंह जग मंदिर महलों का निर्माण जो पिछोला झील के बीचों बीच है, उनका निर्माण शुरू करवा देता है। ठीक है, और इन दोनों जो कर्णविलास और दिलकुश महलों का निर्माण उदयपुर में ही करवाता है, और ये जो जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवा देता है। अब बात आती है कि जो मुगलों से किस प्रकार यहाँ सहयोग रहता है भाई, किस प्रकार यहाँ पर मुगल जो राजकुमार आके रुकता है। देखिए जब खुर्रम की अपन बात कर रहे हैं, शाहजहां के नाम से आगे यानी बादशाह बनता है। खुर्रम अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक है, खुर्रम अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। अब विद्रोह करके भाई जाए कहाँ पर, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है तो भाई मुगल दरबार से तो निकाला जाएगा। अब खुर्रम वहां से निकल कर आता है। अब भाई उस समय फिर याद किसको करे, अपने दोस्त को करे। अब दोस्ती हो गई थी जब कर्ण सिंह उधर मुगल दरबार में था, तब खुर्रम और कर्ण सिंह के बीच में दोस्ती हो गई, अच्छे से बातचीत होने लगी, फोन पे बातें होने लग गई। इंस्टाग्राम दोनों ने फॉलो कर लिया, एक दूसरे को फॉलो बैक कर लिए, दे लिए। फेसबुक आईडी पे भी फॉलो कर लिया। अब फिर खुर्रम याद करता है कर्ण सिंह को, यार कर्ण सिंह मैंने तो विद्रोह कर दिया पिताजी के खिलाफ, अब मुझे मैं कहाँ पर जाऊँ या मैं कहाँ पर रहूँ, कोई रूम वूम दिलाए। अब कर्ण सिंह कहता है भाई यार तू मेरे पास आ जा, उदयपुर आ जा, और मैंने जग मंदिर महल का निर्माण शुरू कर दिया है।
कंप्लीट अभी हुए नहीं है, लेकिन एक अच्छा सा रूम या फ्लैट तैयार करवा दूंगा तेरे लिए इनमें, और तू तो आराम से इनमें रहना, ठीक है। तो फिर खुर्रम यहाँ पर आता है, जगमंदिर महलों में अपने विद्रोह काल के दौरान यहाँ पर ठहरता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है भाई कि खुर्रम अपने विद्रोह काल के दौरान उदयपुर के कौन से महलों में रुका था। तो खुर्रम अपने विद्रोह काल के दौरान जगमंदिर महलों में रुका था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है और फिर यानी कर्ण सिंह के पास आता है और इन महलों में रुकता है। देखिए जब खुर्रम जगमंदिर महलों में रुकता है तो इस जो थोड़ा भाई रुकता है तो ये यहाँ की जो कला है, इसकी जो जगमंदिर महलों की कला थी, इसको ढंग से देखता है और फिर आगे चलकर फिर यानी आगे जो ताजमहल का निर्माण करवाता है और किसी न किसी हद तक जगमंदिर महलों की कला वहां पर देखी गई आगरा के ताजमहलों में, या आगरा का जो ताजमहल है उनमें जगमंदिर महलों की कला मिलती जुलती है, ठीक है। या किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से आगरा का जो ताजमहल है जगमंदिर महलों से प्रभावित माना जाता है, प्रभावित है, ठीक है भाई। थोड़े जैसे अपन कोई दोस्त के मकान में जाते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं, तो फिर अपन भी उसकी जो आर्किटेक्चर देख लेते हैं भाई यार ये चीज़ अच्छी है, अपने को भी अब भविष्य में कुछ निर्माण कार्य करवाने होंगे तो अपन भी ये करवाएंगे वो करवाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार भाई खुर्रम भी देख लिया होगा और वो ये जाके वहाँ पर कभी ताजमहल बनवाया था तो फिर उसमें तो डिजाइन वगैरह जगमंदिर महलों जैसी करवा दिया होगा। अब बात आती है आगे राजा बनता है जगत सिंह। ये कर्ण सिंह की बातें थी, अब जगत सिंह की बात करते हैं। जगत सिंह, ठीक है। टाइम पीरियड रहता है 1628 से 1652। कर्ण सिंह का बेटा था जगत सिंह, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अब बात आती है जगमंदिर महलों का निर्माण उधर कर्ण सिंह ने शुरू करवा दिया था, पूरा कौन करवाएगा? पूरा फिर जगत सिंह करवाता है। ठीक है, कर्ण सिंह शुरू करवाता है, जगत सिंह इन महलों का निर्माण पूरा करवाता है। तो ये पूरा करवाता है तो इसी के नाम पर इन मंदिर यानी इन महलों का नाम जग मंदिर पड़ता है, ठीक है। जगत सिंह के नाम पर ही इन महलों का नाम जग मंदिर पड़ता है। देखिए एक उदयपुर में एक और मंदिर बनवाया था इसने, जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं उसको। तो जगत सिंह उदयपुर में एक मंदिर बनवाता है। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाता जगत सिंह, इसको जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं। देखिए इसकी थोड़ी सी मैं बात बताऊं, इस मंदिर आप लिख लेना भाई, इस मंदिर को सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उदयपुर में किस मंदिर को सपने में बना मंदिर कहते हैं। तो जगन्नाथ राय मंदिर या जगदीश मंदिर को सपने में बना मंदिर कहते हैं। तो मैं बात बताऊं सपने में मंदिर या सपने में बना मंदिर क्यों कहते हैं। एक बार जगत सिंह जो पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर की यात्रा करके आया था, अब आकर सो रहा था, यात्रा करके आ जाता है, सो रहा था, तो इसको एक दिन सपने में ये जो जगन्नाथ राय दिखते हैं, ठीक है। अभी उठते हैं सुबह तो अपने सेनापति और सैनिकों कहते यार मुझे ऐसे ऐसे सपने में दिखे थे जगन्नाथ राय जी, तो अब क्या करना चाहिए। तो फिर सैनिकों ने कहा था अपने यहाँ पे मंदिर बनवा देना चाहिए उनका। तो फिर इसलिए यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाते हैं, बहुत अच्छा मंदिर बनवाते हैं और इस मंदिर को कहा जाता है सपने में बना मंदिर। जो पुरी का जगन्नाथ जो मंदिर है उसकी तर्ज पर बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग उसकी यात्रा करके आए थे, तो फिर यहाँ पर जो मंदिर बनवाया जाता है जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर भी इसको कहते हैं। तो ध्यान रखना, पूरी यात्रा करके आए थे, फिर सपने में वापस दिखते भगवान, फिर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। देखिए ये जो नागर शैली में बना हुआ है मंदिर है जो, ठीक है, नागर शैली में बना हुआ है।
और नागर शैली में जब उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में मंदिर इस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे मुख्य मंदिर है ये, ठीक है, ये मुख्य मंदिर है। अब इसके चारों कोनों में इस प्रकार के और मंदिर होंगे, ठीक है। ये मंदिर हो गया, मुख्य मंदिर ये हो गया भाई, ठीक है, ये मुख्य मंदिर है। इसके चारों ओर 4 मंदिर हो गए, तो मंदिर कितने हो गए? 5 मंदिर हो गए। तो इस जो ये शैली है नागर शैली में, जो ये इस प्रकार की जो डिजाइन है, इस प्रकार की जो ये शैली है, इस शैली को कहा जाता है पंचायतन शैली, ठीक है। तो नागर शैली की पंचायतन शैली में ये मंदिर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो शैलियां वगैरह होती है ये जरूर ध्यान रख लिया करो, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर से आजकल एग्जामिनर भी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, वो भी स्मार्ट हो गए हैं। हर किसी स्टूडेंट को हर पता, यानी इस प्रकार के फैक्ट पता रहता है ऊपर से भाई कौन गया। अब यार महाराणा प्रताप के बारे में लगभग जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं ऊपर के सबको लोग जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कोई नहीं कहेगा, सांगा और अकबर के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध सब जानते हैं भाई, अकबर और प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार के फैक्ट भाई कोई नहीं पूछता हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो ये देखिए, ये इस प्रकार के फैक्ट थोड़ा ध्यान रख लिया करो। तो ये जगदीश मंदिर है, ये नागर शैली की पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। इस जो मंदिर के थोड़ा सा यह भी ध्यान रख लेना, ये जो फैक्ट है वास्तुकार भी ध्यान रख लेना। इस जो मंदिर के जो वास्तुकार थे अर्जुन, भाणा और मुकुंद थे, ठीक है। अर्जुन, भाणा और मुकुंद 3 वास्तुकार थे। अर्जुन, भाणा और मुकुंद 3 वास्तुकार थे जगदीश मंदिर के। अब बात आती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति की, ठीक है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो जगत सिंह इस मंदिर की सीढ़ियों में लगाते हैं। जो जगन्नाथ राय जो प्रशस्ति है, जो जगदीश मंदिर है, इनकी जो इस मंदिर की सीढ़ियों में लगी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखिए, जो इस प्रशस्ति के जो लेखक है वो कृष्ण भट्ट थे, ठीक है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के जो लेखक थे कृष्ण भट्ट थे। इस जो प्रशस्ति से हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी जगन्नाथ राय प्रशस्ति से भी मिलती है। अब बात आती है जगत सिंह ने और निर्माण कार्य क्या क्या करवाए थे। तो जगत सिंह ने एक नौजूबाई मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। जगत सिंह ने नौजूबाई मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए, जो नौजूबाई है ये विष्णु जी के भक्त थे, ठीक है। नौजूबाई विष्णु जी के भक्त थे। तो नौजूबाई वाला मंदिर है ये विष्णु मंदिर भी है, विष्णु मंदिर है, इसको नौजूबाई मंदिर कहते हैं। अब नौजूबाई कौन थे, ठीक है। देखिए, जो जगत सिंह थे तो जगत सिंह की धाई माँ थे नौजूबाई, ठीक है। जगत सिंह का जो बचपन में पालन पोषण किया था तो नौजूबाई ने किया था। तो फिर नौजूबाई बुढ़ापे में हो जाते हैं भाई, ज़्यादा उम्र में हो जाते हैं, ठीक है, वृद्ध हो जाते हैं। तो फिर इनके लिए इनके नाम से एक मंदिर बनवाते हैं, नौजूबाई मंदिर बनवाते हैं। नौजूबाई खुद भगवान विष्णु जी के भक्त थे, इसलिए विष्णु मंदिर बनवाते हैं और इसको मंदिर को इस मंदिर को कहा जाता है नौजूबाई मंदिर। जगत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक। बात आती है जगत सिंह की दानवीरता की। तो जगत सिंह भाई बहुत ही बड़े दानवीर थे, दानवान देते रहते थे, डोनेशन देते रहते थे, चंदा देते रहते थे। किसी भी काम के लिए कोई भी जाओ भाई फिर चंदा देते ही थे, किसी भी गए हुए को, दरबार में गए हुए को, ठीक है, वो खाली हाथ नहीं भेजते थे। तो जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए, जो दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे तो अब ये फैक्ट है, तो ये तो है नहीं कि भाई कौन सा राजा दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। भाई लगभग राजा भाई दान दे दिया करते थे, लेकिन जगत सिंह ज्यादा ही देते थे, प्रसिद्ध थे। अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मुझे नहीं लगता ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाए भाई कौन सा राजा दानवीर था। दानवीर और कोई भी राजा हो सकता है, लेकिन जो अगर मान लो RS मेंस में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए जगत सिंह के बारे में, तो फिर जगत सिंह के जो फैक्ट है ये सब लिखने पड़ेंगे। जग मंदिर में लोग निर्माण पूरा करवाता है। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे सपने में बना मंदिर कहते हैं, जो नागर शैली की पंचायतन शैली में बना हुआ है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगवाई थी, जिसके लेखक कृष्ण भट्ट थे। और जगत सिंह ने
नौजुबाई मंदिर का निर्माण करवाया था, जो जगत सिंह की दाई माँ थी और जगत सिंह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो फिर वहां पर ये जो फैक्ट है ये काम आ सकता है, ठीक। तो जो फैक्ट है जो मेंस में होता है, जो देखिए इस प्रकार से लिखना होता है, जैसे कोई फैक्ट, ज्यादा फैक्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट बताओ और थ्योरी जो लैंग्वेज को सरल बना के लिखो, ठीक है। जैसे सेंटेंस वाक्य लिखते रहते हैं, जगत सिंह का टाइम पीरियड 1628 से 1652 तक। जगत सिंह ने जग मंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया। जगत सिंह ने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। इस जगदीश मंदिर को जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं। इस जगदीश मंदिर है ये नागर शैली की पंचायतन शैली में बना हुआ है। फिर जगत सिंह ने जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगवाई। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का जो लेखक कृष्ण भट्ट था। जगत सिंह ने नौजुबाई मंदिर का निर्माण करवाया। नौजुबाई भगवान विष्णु जी के भक्त थे। नौजुबाई जगत सिंह की दाई माँ थे। तो देखिए फिर भाई देखिए है ये करते करते ये तो बहुत ही टफ लैंग्वेज, तो टफ तो क्या होगी, समझ में तो थोड़ा सा ज़्यादा सही आएगा, लेकिन ये है भाई ज़्यादा स्पेस रोक लेगा, ये आंसर होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कम से कम जगह में देना होता है मेंस में, तभी ही थोड़ा अच्छा आंसर माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब बात आती है आगे राज सिंह की। बड़े राजा हुए हैं राज सिंह। कलात्मक जो गतिविधियां ज़्यादा ही थी, ठीक है, कला संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। जैसे अपन कुंभा के बारे में पढ़े थे वैसे ही, हालांकि उनके बराबर तो क्या कह सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा योगदान रहा था इनका भी, ठीक है, कलात्मक गतिविधियों में। जगत यानी राज सिंह की बात करते हैं अपन। राज सिंह थोड़े ज्यादा फैक्टर राज सिंह के, ठीक है। राज सिंह का जो टाइम पीरियड था 1652 से 1680 तक रहता है, तो इनका भी थोड़ा ध्यान तो रख ही लेना। टाइम पीरियड 1652 से 80 तक रहता है इनका टाइम पीरियड। देखिए जो राज सिंह थे इन्होंने मुगलों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई, ठीक है। अब राज सिंह को लगा यार बहुत टाइम हो गया, मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, मुगलों ने आक्रमण करना बंद कर दिया है, तो क्या भाई राज सिंह के थोड़े हाथों में खुजली उजली चलने लगी थी, देर भाई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही है, तो यार अब क्या करें, हम थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेते हैं। तो फिर राज सिंह मुगलों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाता है। अब आक्रामक नीति अपना के क्या करे, तो फिर ये पीछे के जो डॉक्यूमेंट्स से जो साइन वाइन हो रखे थे उनको खंगालता है राज सिंह, भाई क्या क्या हो रखा, उनका उल्लंघन करना स्टार्ट कर देते हैं अपन। तो संधि में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था इनके बीच में कि आपको चित्तौड़ दिया तो जा रहा है, चित्तौड़ किला दिया तो जा रहा है, लेकिन चित्तौड़ किले का जो रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते आप। तो राज सिंह को लगा अब यहाँ पे मजा आएगा, अब अपन चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करते हैं या रिकंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो राज सिंह चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करता है। अब राज सिंह चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करता है। तो देखिए मुगलों के पास भाई देखिए अभी जो पुनर्निर्माण वगैरह चलता है, जो भी कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है, ये तो है नहीं कि चोरी छिपे कर लो, वो थोड़ा बहुत काम हो तो चोरी छिपे भी कर ले, रात में भी कर ले। अब किले का पुनर्निर्माण कर रहे हैं तो इसका मतलब तो काम तो बड़ा ही है। किला वैसे पहाड़ी पर रहता तो वो सबको दिखता है। अब मुगलों के पास इंफॉर्मेशन चले जाती है कि मेवाड़ में चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। अब मुगल एक यानी उस समय जो मुगल बादशाह जहांगीर, सॉरी उस समय मुगल बादशाह शाहजहां, अब देखिए जब मुगल बादशाह शाहजहां था तो शाहजहां ने एक दूत भेजा चंद्रबान, ठीक है। तो भाई चंद्रबान जी आप जाके राज सिंह को रोक के आए, यार पागल वागल हो गए हो क्या भाई, क्या कर रहे हो, संधि हो रखी है। अब चंद्रबान यहाँ पर आता है। चंद्रबान राज सिंह से कहता है यार आप राज सिंह जी आप ये क्या कर रहे हो, तो कहते हुए हमने पुनर्निर्माण करवा रहे हैं, हमारा किला टूट गया है थोड़ा बहुत, तो इसका रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कुछ नुकसान आपके जो पूर्वजों ने जो मुगलों ने पहुंचा दिए हैं। चंद्रबान कहता है यार आप जानते नहीं हो अब संधि हो रखी है। तो राज सिंह कहता है हाँ मुझे पता है संधि हो रखी है, तो आप ये नहीं जानते हो भाई संधि में कॉन्ट्रैक्ट ये हो रखा है कि हम आप पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते हो। राज सिंह कहता है हाँ ये हो रखा, मैंने पढ़ लिया था, मैं अच्छी तरह से समझ भी गया, लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ।
तो आप ये नहीं जानते हो, इसका मतलब आप उल्लंघन कर रहे हो संधि का। तो राज सिंह कहता है हाँ मैं उल्लंघन कर रहा हूँ, उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये नहीं जानते हो कि भाई उल्लंघन करोगे तो युद्ध होगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राज सिंह कहता फाइनली मैं यही चाहता हूँ कि आप लड़ाई करो और मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ। संदेबान चले जाता है। अब फिर एक सेना भेजी जाती है मुगलों की तरफ से सादुल्ला खान के नेतृत्व में। मुगल सेना सादुल्ला खान के नेतृत्व में आती है, या सादुल्ला खान की लीडरशिप में मुगल सेना आती है। और फिर सादुल्ला खान की एक बड़ी सी सेना आती है मेवाड़ पर आक्रमण करने की तैयारी में या युद्ध करने की तैयारी में। फिर राज सिंह कहते हुए चलो ठीक है हम नहीं कर रहे, पुनर्निर्माण को रुकवा देता है राज सिंह वापस। सादुल्ला खान की जो सेना भाई थोड़े बहुत जो मीनारे थी उनको तोड़ ताड़ के चले जाती है। थोड़ा सा ठीक है भाई ये भी लगे उधर बादशाह को भी हाँ भाई कुछ करके आए हैं, तो कुछ दीवार वीवार तोड़ के चले जाती है। सादुल्ला खान ने काम को रुकवा दिया था। अब बात आती है मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की। जो मुगल जो बादशाह इधर साझा था। अब बात आती है कि बादशाह के जो बेटे थे उनको लगा यार साझा मर गया है, हालांकि वृद्धावस्था में था, अपने जो जीवन के अंतिम और की तरफ था। बेटों को लगा यार पिता मर गए हैं, अफवाह फैलती है बेटों के पास। तो बेटे पहले पिता का हालचाल जानने से पहले लड़ने लग जाते उत्तराधिकार संघर्ष, यानी उत्तराधिकार के लिए। ठीक है मेरा यानी बादशाह बनूंगा, मेरा बादशाह बनूंगा। बेटे कौन कौन? औरंगजेब, ठीक है, दारा शिकोह है, ढंग से सुनना नाम, 4 बेटे उनकी बात कर रहे थे। औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद और शुजा। ठीक है, औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद और शुजा। मुराद और शुजा की बात अपन यहाँ पे नहीं करते हैं। हालांकि देखिए अब इन जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ते हैं अपन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। देखिए जब इनका जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था तो बादशाह बनने के लिए इनमें ज्यादा टक्कर होती है औरंगजेब और दारा शिकोह में। शाहजहां चाहता था या शाहजहां ने घोषित कर दिया था मेरा अगला उत्तराधिकारी दारा शिकोह बने, लेकिन औरंगजेब चाहता था कि भाई बादशाह मैं बनूं। दारा शिकोह राजस्थान के जो अन्य राजाओं को अपने पक्ष में कर रखा था। औरंगजेब के पक्ष में राजस्थान वाले कोई राजा नहीं था। औरंगजेब दक्षिण से इधर आता है बादशाह बनने के लिए। मैं आता हुआ मैसेज करता है मेवाड़ के राजा राज सिंह के पास, राज सिंह जी आप किसका साथ दे रहे हो? राजस्थान के ज्यादातर राजा दारा शिकोह यानी भैया का साथ दे रहे हैं। राज सिंह कहता है भाई मुझे वो इंटरेस्ट नहीं इस मामले में, आपका काम है आप जानो और आपका काम जाने, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता आपके जो आंतरिक मामले में। औरंगजेब खुश होता है और कहता है प्लीज मैं यही चाहता था, आप किसी का साथ मत दो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरा साथ दो लेकिन आप भैया का भी साथ मत दो। औरंगजेब को लगता था यार मेवाड़ एक बड़ी रियासत है, मेवाड़ जिसका साथ देगी उसका पलड़ा भारी होगा, और छोटे जो रियासतें हैं उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मेवाड़ तो दारा शिकोह का साथ नहीं दे। भाई मेरा साथ नहीं दे रही कोई बात नहीं है मेवाड़, लेकिन दारा शिकोह का भी साथ नहीं दे। अब देखिए इसका मतलब हुआ क्या, अगर राज सिंह दारा शिकोह का साथ दे देता या मेवाड़ दारा शिकोह का साथ दे देती तो उसका पल्ला भारी हो जाता। राज सिंह या मेवाड़ औरंगजेब का भी साथ नहीं देती है, तो देखिए औरंगजेब का प्रॉपर साथ नहीं देती है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि दारा शिकोह का भी साथ नहीं दे रही। औरंगजेब का अगर साथ नहीं दे रही तो अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब का सपोर्ट करता है राज सिंह। ठीक है, अगर मान लो राज सिंह या मेवाड़ दारा शिकोह के पक्ष में चले जाता तो औरंगजेब को हारने के और भी ज्यादा चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस रियासत है किस राजा ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान औरंगजेब की अप्रत्यक्ष तरीके से सहायता की। तो राज सिंह या मेवाड़ ने औरंगजेब की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। भाई उधर दारा शिकोह के पक्ष में न जाकर भी औरंगजेब की तो सहायता ही हुई। अगर कोई बड़ा राजा
यानी दारा सिकों के पक्ष में चले जाता तो औरंगजेब की वैसे भी हार हो जाती। तो औरंगजेब की हार भाई इस प्रकार से भाई ये राज सिंह भी नहीं करवाते हैं, मेवाड़ भी औरंगजेब का साथ नहीं देती है, लेकिन दारा सिकों का भी नहीं देती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब की ही हेल्प मानी जाती है। अब बात आती है जब मुगल उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था तो फिर राज सिंह को लगता है यार अपन क्यों न इस मुगल उत्तराधिकार संघर्ष का फायदा उठा ले। देखिए मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। आप वाक्य इस प्रकार से मत लिखना भी कि मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान, आप तो ये लिखना राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। अब टीका दौड़ क्या होती है? टीका का मतलब होता है जो राज तिलक, ठीक है। जैसे आज अपन किसी का भी कोई भी भाई राज तिलक हो तो उसकी जो अगले साल आज की तिथि पे भाई उसकी एनिवर्सरी होगी, जो राज तिलक की एनिवर्सरी होगी, ठीक है। कि जिस प्रकार से आप एनिवर्सरी तो आप एक ही जगह जानते हो, शादी की एनिवर्सरी, लेकिन एनिवर्सरी हर किसी हो सकती है, ठीक है भाई। जैसे राज तिलक हो रहा है तो उसकी भी एनिवर्सरी मनाई जा सकती है, सालगिरह एक प्रकार से बोल सकते हो। तो टीका दौड़ की जो एनिवर्सरी पे ये टीका दौड़ करवाता था राजा, एनिवर्सरी मनाया जाता था, आयोजन करवाता था टीका दौड़ का। अब देखिए इसमें क्या करता था राजा अपने सेनापति और सैनिकों को लेकर स्थिति पर या एनिवर्सरी पर अपने रियासत के आसपास के जो क्षेत्रों पर जाता था, अपनी सेना लेके और आसपास के क्षेत्रों को जीतता था, ठीक है। तो उधर मुगल उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा होता है, हालांकि कुछ क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार था, उन क्षेत्रों पर राज सिंह टीका दौड़ के दौरान अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप थोड़ा ध्यान रखना, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष का फायदा उठाते हुए राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया और उसने कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात आती है राज सिंह की आगे। देखिए राज सिंह जोधपुर वालों की भी हेल्प करता है, ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ ही हेल्प करता है आगे चलकर। औरंगजेब जोधपुर वालों को परेशान कर रखा था। जोधपुर में जसवंत सिंह की बात आती है तो जसवंत सिंह को परेशान कर रखा था। जसवंत सिंह मरता है, अपन वैसे बात करेंगे मारवाड़ पढ़ेंगे तब। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। तो अपन बात करते हैं औरंगजेब के बेटे जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह की। देखिए और वैसे जसवंत सिंह की जो एक पत्नी थी जसवंत थे, ये थोड़ा ध्यान रखना। जसवंत सिंह के बेटा था अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बारे में आप जानते होंगे, दुर्गादास राठौड़ के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। अब बात आती है अजीत सिंह की। अजीत सिंह को भी जो ये औरंगजेब परेशान कर रखा था, अजीत सिंह को राजा बनवाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने काफी संघर्ष किया था, ठीक है। तो जो मेवाड़ का राज सिंह था, मारवाड़ के अजीत सिंह का समर्थन करता है औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है। तो इसको कहते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, ठीक है। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन मारवाड़ में राठौड़ों का शासन था या राज था, और इधर मेवाड़ में सिसोदियों का, ठीक है। तो राज सिंह था इधर, यानी इधर से तो अजीत सिंह मारवाड़ से राजा, और इधर से सिसोदिया राज सिंह, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है इसको। राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह का समर्थन औरंगजेब के खिलाफ किया था। औरंगजेब अजीत सिंह को परेशान कर रखा था। तो जब ये राज सिंह राठौड़ों को या अजीत सिंह का समर्थन करता है या इसकी सहायता करता है तो ये गठबंधन कहलाता है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में कि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के बारे में आप क्या जानते हो। तो राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह का समर्थन किया था औरंगजेब के खिलाफ, इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा गया है, ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है औरंगजेब के और जो भाई वो जनता को परेशान कर रखा था। देखिए एक जजिया कर होता है, गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता है, ठीक है।
जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। इस कर को पहले अकबर ने हटा दिया था, ठीक है, इस कर को अकबर ने पहले हटा दिया था। अब बात आती है भाई अकबर ने हटा दिया था तो वापस इसको औरंगजेब शुरू करता है। ठीक है, 1679 में औरंगजेब इस कर को वापस शुरू करता है। ठीक है, पुनः शुरू करता है, औरंगजेब शुरू नहीं करता है, पहले से ही शुरू होता है, ये पहले से लिया जाता था लेकिन अकबर ने पहले बीच में हटा दिया था, फिर औरंगजेब वापस इसको शुरू करता है 1679 में। अब गैर मुस्लिमों से लिया जाता था एक। राज सिंह को लगा भाई यार ये तो गलत है, तो राज सिंह सबसे पहले जजिया कर का औरंगजेब के खिलाफ विरोध करता, तो ये लिख लेना, मेवाड़ के किस राजा ने औरंगजेब के खिलाफ जजिया कर का सबसे पहले विरोध किया था, तो भाई राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जजिया कर का विरोध किया था। ठीक, अब बात आती है राज सिंह और भाई क्या क्या करता है, क्या क्या हेल्प करता है लोगों की। तो औरंगजेब थोड़ी आक्रामक नीति अपनाता है। औरंगजेब हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़वाता है। भाई मंदिर में अगर मूर्ति को सबसे पहले तोड़वा देता है तो भाई मूर्ति ही नहीं रहेगी, तो फिर कोई मतलब नहीं है मंदिर में। भाई मूर्ति सबसे इंपॉर्टेंट होती है मंदिर में, मूर्ति के पीछे सब गाजी बाजी होते हैं, लोग पूजने भी मूर्ति को ही जाते हैं, मूर्ति के प्रति ही आस्था होती है लोगों की। तो औरंगजेब हिंदू मूर्तियों को तोड़वा रहा था उस समय। अब देखिए राज सिंह के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है ये मूर्तियों वाली, तो राज सिंह ऐलान करवाता है या राज सिंह अनाउंसमेंट करवाता है, कोई भी अगर हिंदू मूर्ति और मंदिर की रक्षा के लिए मेरे पास सहायता ले सकता है, या कोई भी अगर औरंगजेब मूर्ति के खिलाफ आ रहा है या मूर्ति को तुड़वाने की प्लानिंग कर रहा है, उस मूर्ति को मेवाड़ लेकर आ सकता है और मैं उनकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का अनाउंसमेंट राज सिंह करवा रखा था। राज सिंह एक और अनाउंसमेंट करवाता है, उस समय औरंगजेब जो हिंदू राजकुमारियां थी उनको परेशान कर रहा था, हिंदू राजकुमारियों से जो जबरदस्ती शादी वगैरह कर लेता था, इस प्रकार से परेशान करता था। राज सिंह फिर ऐलान करवाता है, कोई भी राजकुमारी से इस प्रकार की जबरदस्ती करे तो वो मेरे पास आ सकती है और वो चाहेगी वहां पर मैं उसकी शादी करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं हेल्प करूंगा। हिंदू राजकुमारियों के समर्थन में था राज सिंह औरंगजेब के खिलाफ। ठीक, राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की, औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह ने हिंदू मूर्तियों और मंदिरों की रक्षा की। अब बात आती है एक राजकुमारी की कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, आप समझना थोड़ी सी भाई इंटरेस्टेड कहानी है। ठीक है, रूपनगढ़ की चारूमती। ठीक है, रूपनगढ़ की चारूमती की जो मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, 1669 की बात है, किशनगढ़ में पड़ता है रूपनगढ़। ठीक है, देखिए एक बुढ़िया माँ थी, कुछ पेंटिंग्स बेचने के लिए आती है, दिल्ली से आई थी। पेंटिंग्स वो भाई जो अपन अपने जो कमरों में लगाते थे, पहले जो रूम्स में लगाते थे फोटो वगैरह एक्टर एक्ट्रेस की, तो उस समय में तो भाई देवताओं की लगाते थे जो फोटोज वगैरह, जो पेंटिंग्स वगैरह होती थी, या फिर कोई जो अच्छा राजा हुआ हो उसकी लगा दे। तो बुढ़िया माँ दिल्ली से पेंटिंग्स बेचने आई थी, तो जो रूपनगढ़ आई हुई थी, चारूमती देखती है बुढ़िया माँ को और बुलाती है। बुढ़िया माँ से 2-4 पेंटिंग्स लेती है, अच्छी अच्छी जो उसको अच्छी लगती है, देवताओं की ले लेती है, जैसे और भी जो बड़े राजा हुए हैं उनकी ले लेती है, जैसे सांगा प्रताप की मान लो, और भी कोई बड़े राजा जो उसकी इच्छा हो वो ले ली। अब बुढ़िया माँ को लगा भाई यार एक अच्छी पेंटिंग मैं मेरी तरफ से बता दूँ इसको, तो बुढ़िया माँ बोलती है चारूमती से, भैया एक पेंटिंग और है मेरे पास, अच्छी पेंटिंग है वो आप ले सकते हो। तो चारूमती कहती बताओ, तो जो बुढ़िया है वो बताती है औरंगजेब की पेंटिंग। ठीक है, औरंगजेब की पेंटिंग बता दी है चारूमती को। तो चारूमती पूछती भाई ये कौन है, तो बुढ़िया कहती भाई यार आप नहीं जानते इसको, ये तो सल्तनत दिल्ली है, मुगल बादशाह है, औरंगजेब है, इसको तो दुनिया जानती है, आप नहीं जानती हो। तो फिर चारूमती कहती अच्छा औरंगजेब ये है। औरंगजेब की पेंटिंग लेती है, पैसे वैसे देती है, बुढ़िया को पैसे देती है, पेमेंट करती है उस पेंटिंग का, और अंदर से अपनी सहेलियों को बुलाती है चारूमती। सहेलियों को बुला के अब बोलती है भाई मैंने इसका पेमेंट कर दिया है, ये औरंगजेब की पेंटिंग, अपनी सब जूतियां उतारो और इस पेंटिंग पर जितनी हो सके जितनी जूतियां मारो। बुढ़िया को लगा भाई ये गजब बेइज्जती है,
चितड़े चितड़े कर दिए भाई, पेंटिंग है टुकड़े टुकड़े कर दिए चारुमती और उसकी सहेलियों ने। अब वापस चारुमती कहती है बुढ़िया को, भाई ये ले वापस पेंटिंग लेते, इस पेंटिंग को ले जाके औरंगजेब को दिखा देना और कह देना भाई रूपनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती और उसने इसके इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। बुढ़िया को लगा यार बेइज्जती तो गजब है। औरंगजेब के पास जाती है बुढ़िया और कहती है, नमक मिर्च लगा के दो चार बातें और लगा बढ़ा के कहती है, अच्छी अच्छी तो गालियां दी और ये रूपनगढ़ की वो राजकुमारी है चारुमती, उसने ये हाल किया आपकी पेंटिंग। औरंगजेब को लगता है यार ये तो बड़ी बेइज्जती की है। ठीक है, अब औरंगजेब इधर रूपनगढ़ वालों के पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, मैं शादी करने के लिए आ रहा हूँ, जो आपकी राजकुमारी है चारुमती उससे मैं शादी करके ले जाऊंगा। अब यार रूपनगढ़ वालों की भाई इतनी बड़ी औकात नहीं हो सकती भाई औरंगजेब को मना कर दे भाई हम शादी नहीं करेंगे। रूपनगढ़ वाले कहते हैं ठीक है, आओ उससे 2 दिन पहले बोल देना, हम हलवाई वलवाई को बुलवा के फिर खाना वाना तैयार करवा लेंगे, टेंट वालों को ठेका दे देंगे, जो भी आप आओ उससे पहले हमें इन्फॉर्म कर देना। इधर जो चारुमती के घर वाले थे वो चारुमती को कहते हैं भाई औरंगजेब शादी करने के लिए आ रहा है और हम तेरी शादी उससे करेंगे। चारुमती को लगता है बिना पूछे ये कौन सा डिसीजन हो गया, मेरा भी तो कुछ अधिकार है, मेरे भी तो कुछ राइट है, मुझे भी तो पूछ लेना चाहिए थोड़ा। चारुमती के घर वाले कहते हैं तूने किसे पूछकर उसकी पेंटिंग को फाड़ा था, अब वो यहाँ पे आके युद्ध करेगा, तू शादी नहीं करेगी और युद्ध करेगा तो आम जनता मारी जाएगी, साथ साथ में अपन मारे जाएंगे, आम जनता का नुकसान होगा, तू उसकी पेंटिंग को नहीं फाड़ते तो ये नौबत नहीं है। चारुमती को लगता है अब फाड़ दी जो तो फाड़ दे आएगा वो, लेकिन अब क्या करे। उसको उस समय फिर बात पता चली कि एक अपने वीर योद्धा कर्मठ जुझारू आम जनता की सेवा करने वाले राज सिंह जी मेवाड़ के राजा है, अनाउंसमेंट करवा रखे हैं कि कोई भी राजकुमारी को अगर कोई मुगल शासक परेशान करे तो इन्फॉर्म किया जाए, तुरंत सहायता की जाएगी। चारुमती राज सिंह के पास मैसेज करती है व्हाट्सएप पे, राज सिंह को ये पूरी बात बताती है भाई ये बात है और आप मेरी हेल्प कीजिए, आप मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं बाहर। राज सिंह को लगा भाई यार ठीक है, डीपीपी प्रोफाइल देखते हैं, चारुमती बेहद सुंदर थी। राज सिंह कहता है ठीक है मेवाड़ आ रहा हूँ। मेवाड़ की जनता को तैयार किया जाता है राज सिंह के द्वारा। राज सिंह अनाउंसमेंट करता है ठीक है आप सेना तैयार करो। सेना तैयार होती है, आप भाई मैं चारुमती के पास जाऊंगा। पहले तो भाई देखिए राज सिंह मैसेज करता है औरंगजेब के पास, भाई यार यहाँ पर मैं शादी कर रहा हूँ चारुमती से, तू मत आना फालतू में, तो दूल्हा वूल्हा बना के आ जाए, यहाँ पे तेरी बेइज्जती हो तो प्लीज़ मैं शादी करूँगा, मैं फ़ोटो वोटो देख ली। औरंगजेब मना करता है यार ऐसे मत करे। एक बार पहले भी एक चंचल कंवर नाम की जो राजकुमारी थी, रूपनगर था मेवाड़ में जो जगह रूपनगर, मेवाड़ की जो रूपनगर जगह की एक राजकुमारी थी चंचल कंवर, उससे भी राज सिंह पहले शादी कर चुका था औरंगजेब के खिलाफ। वहां पर भी औरंगजेब शादी करना चाहता था चंचल कंवर से भी, लेकिन शादी राज सिंह कर लेता है। तो औरंगजेब कहता है यार पहले भी तू चंचल कंवर से कर लिया, वहां पे मैं शादी करना चाहता था और अब यहाँ पर भी मैं चारुमती से शादी करना चाहता हूँ, ये तू फिर यहाँ पे यार एक बार तू कर लिया तो एक बार मेरे को कर लेना दे। औरंगजेब कहता है, लेकिन राज सिंह कहता है बन्ने एक बार मुझे और मौका दे, फिर आगे तू देख लेना, आगे मैं तेरी हेल्प करूंगा इस मामले में, तू कर लेना आगे। तो फिर औरंगजेब कहता नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब तो युद्ध होगा, ये लड़ाई की जाएगी। राज सिंह कहता है ठीक है लड़ाई कर लेंगे, लड़ाई वड़ाई तो करने में अपन माहिर है, लड़ाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब उधर सेना लेकर आता है, राज सिंह अपनी सेना को कहता है, सेनापति को कहता है भैया तुम सेना तैयार करो, जब तक मैं यानी रूपनगढ़ में चारुमती से फेरे ना ले लूँ तब तक अजमेर बॉर्डर पर रोक के रख लेना आप तो औरंगजेब की सेना को, मैं शादी ज्वाइन कर लूंगा तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास। अब भाई देखिए उस मेवाड़ की सेना का सेनापति सलूम्बर वाले, हरावल का बाग सलूम्बर वाले, उस समय सलूम्बर का जो सामंत था रतन सिंह था। ठीक है,
सलूम्बर का सामंत था रतन सिंह चुंडावत। जो मेवाड़ के जो सैनिक और सेनापति जाते हैं रतन सिंह के पास जाते हैं और मैसेज करते हैं, आप बच जाते हैं कि आप यार सेना लेकर औरंगजेब के खिलाफ चलनी है और राज सिंह रूपनगढ़ की चारूमती से शादी करेंगे। अब यार रतन सिंह की शादी हो ही रखी थी, एक दिन पहले ही रतन सिंह शादी करके आए थे, खुद की शादी हुई थी। अगर एक दिन पहले शादी हुई हो और वो उसको युद्ध में जाना पड़े तो उसकी तो इच्छा ना हो भाई आज हो न कल हो, वो भी तो यार टाइम स्पेंड करेगा परिवार के साथ। अब यार रतन सिंह मना कर देता है, ये कोई बात नहीं है भाई, मैं तो कल ही शादी करके आया हूँ, मुझे भी तो टाइम चाहिए, अपना कुछ भाई पारिवारिक लाइफ नहीं है क्या, इस प्रकार की बातें करता है और मना करता है। रतन सिंह चुंडावत की जो पत्नी थी सहल कंवर, सहल कंवर से एक दिन पहले ही शादी करके आए हुए थे, हाड़ी रानी थे सहल कंवर। ये हाड़ी रानी जो सहल कंवर थे ये सुन लेती है रतन सिंह चुंडावत जो मना करता है उस बात को। सहल कंवर को लगा यार मेरा एक पति है, ये युद्ध में जाने के लिए मना कर रहा है, इनको मेवाड़ की सेना का जो हरावल दस्ते का जो अधिकार मिला हुआ है, अगर ये युद्ध में नहीं जाएगा तो ये अधिकार छीन लिया जाएगा। ये जो सहल कंवर है रतन सिंह को समझाती है कि आपको युद्ध में जाना चाहिए, आपको ये अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार छीना जाएगा, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपको पर दिखाएगी। मेवाड़ का ऐसा यानी सलूम्बर का ऐसा कोई सामंत हुआ था, बेलखना सामंत हुआ था और उसने ये अधिकार खो दिया। तो रतन सिंह सहल कंवर को कहता है भाई यार ये डेली की डेली शादियाँ करता रहता है, डेली की डेली युद्ध करने भेज देता है, और आज तो मेरी शादी हुई है, एक दिन पहले शादी हुई अपनी, तो मैं भी तो भाई टाइम निकालना चाहता हूँ। तो फिर सहल कंवर को लगता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। तो फिर रतन सिंह चुंडावत मान जाते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं। देखिए जब घोड़े पर बैठकर जाते हैं और अपने जो महल से निकलते हैं उस समय किसी सैनिक को कहते हैं भाई जाओ वापस और सहल कंवर को बोल, तेरी भाभी जी को बोल कि एक निशानी के रूप में कुछ दे दो, ठीक है। पर रामायण देखते, रामायण में भी जो भगवान राम जी हनुमान जी के हाथ सीता जी से कुछ निशानी मंगवाने की बात करते हैं, या हनुमान जी कहते हैं सीता जी को भाई राम जी ने कुछ निशानी मंगवाई है, तो फिर सीता जी अपने कंगन निकाल कर देती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सहल कंवर के पास भी मैसेज करवाता है, किसी सैनिक को भेजता है रतन सिंह चुंडावत। तो सहल कंवर को आके सैनिक कहता है भाई जो चुंडावत जी निशानी मंगवा रहे हैं। सहल कंवर को लगता है यार वो देख रही होती ऊपर से नीचे भाई जो घोड़े पर बैठा मेरा पति है और ये युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसको निशानी चाहिए जो मेरी याद के रूप में चाहता है। क्या पता इसको युद्ध के बीच में अगर मेरी याद आ जाए तो ये युद्ध मैदान छोड़कर वापस भाग कर आ जाए तो अधिकार छीना जाएगा इनसे। तो सहल कंवर भी भाई बहुत ही विदुषी कह सकते हैं, भावनाओं को समझने वाली कह सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा कारनामा इन्होंने नहीं किया होता तो आज इनका नाम पूजा नहीं जाता, इनका नाम याद नहीं रखा जाता, इनका नाम राजस्थान के इतिहास में क्या भारत का इतिहास में भी नहीं बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए सहल कंवर ने क्या किया, बहुत ही बड़ा बलिदान देती है सहल कंवर। ये अपना सिर काट कर निशानी के रूप में सैनिक के हाथ रतन सिंह के पास भिजवा देती है, ठीक है। जो हाड़ी रानी जो सहल कंवर थे, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी सहल कंवर थे, सहल कंवर के द्वारा निशानी मांगी जाती है, यानी रतन सिंह चुंडावत के द्वारा सहल कंवर से निशानी मांगी जाती है और निशानी के रूप में सहल कंवर अपना सिर काट कर भिजवा देती है। अब यार रतन सिंह चुंडावत को लगता है ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी अपना। हालांकि फिर चुंडावत भी बहुत ही गुर हो जाता है और इस बात से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होता है कि अब मैं भाई युद्ध करने जाऊंगा, मेरी जो रानी थी कल ही शादी करके आया था। निशानी मांगने पर इस प्रकार से उसके सिर काट के दे देती है और उस जो सिर था वो सैनिक लेकर आता है, उस सिर के जो बालों को पकड़ के और अपने गले में बांधता है, एक प्रकार से जो माला टाइप बना लेता है, हार टाइप बना लेता है, बालों को अपने गर्दन पे बांध के और जो सिर को अपने गले में पहन लेता है माला के रूप में, ठीक है। अब वो युद्ध मैदान में जाता है, औरंगजेब की जो सेना से युद्ध करता है। देखिए इतना भयंकर युद्ध किया था औरंगजेब की सेना से, इतनी भयंकर लड़ाई की थी रतन सिंह चुंडावत ने।
अजमेर से थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ने दिया था, अजमेर बॉर्डर से थोड़ा सा भी आगे बढ़ने नहीं दिया था औरंगजेब की सेना, वो ढंग से हराया था। उधर राज सिंह फेरे कर रहे होते हैं, चारुमती से फेरे ले लेते हैं, उधर उदयपुर में आकर बैठते हैं राज सिंह और चारुमती, बातें करते हैं, भाई देखिए आज अपन दोनों एक साथ है तो रतन सिंह चुंडावत की वजह से है। और रतन सिंह चुंडावत की भी बात करें, उसके पीछे भी बड़ा हाथ है सैल कंवर का। अगर सैल कंवर इस प्रकार से निशानी नहीं देते तो क्या पता रतन सिंह चुंडावत भी ब्लैकफुट पे आ जाता। तो इन दोनों का नाम है, देखिए एक ने तो सिर काट के दे दिया है, दूसरे ने अपने जो पत्नी का सिर कटते हुए भी उसको गले में लटका के और फिर युद्ध किया है और औरंगजेब की या दुश्मन की सेना को रोक के रखा है। तब जाकर अपन अपना जो विवाह हुआ है या अपन ने फेरे लिए हैं। तो देखिए रतन सिंह चुंडावत की पत्नी सहल कंवर को बहुत बड़े स्तर पर याद किया जाता है। राजस्थान पुलिस की जो एक बटालियन है, महिलाओं की बटालियन है, हाड़ी रानी बटालियन, तो उसका नाम सहल कंवर जो हाड़ी रानी थी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखिए कवि मेघराज मुकुल की एक पुस्तक है, कविता है, पुस्तक नहीं भाई कविता है, कवि मेघराज मुकुल की सेनानी। देखिए सेनानी जो राजस्थानी भाषा में निशानी को बोलते हैं किसी भी पर, ठीक है, सेनानी किसी राजस्थानी भाषा में निशानी को बोलते हैं। तो सहल कंवर से निशानी मांगता है रतन सिंह चुंडावत, तो इसके अकॉर्डिंग जो फिर कवियों ने बहुत बड़ा चढ़ा के यानी दर्जा दिया है सहल कंवर को, तो फिर आगे कवि हुए थे मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल ने अच्छे से फिर इसको रिसर्च किया, इस बात का पता लगाया जो भी बात थी, फिर इसको ये सेनानी नाम की कविता लिखी इन्होंने। तो इसमें सहल कंवर का वर्णन है सेनानी में, ठीक है। चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी, इस प्रकार की जो कविता है आप सुन सकते हो, कवि मेघराज मुकुल की अच्छी कविता है सेनानी। इसमें सहल कंवर का वर्णन मिलता है, चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखिए सहल कंवर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बार बार कह रहा हूँ, ये कहानी इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी जो ये सहल कंवर की ये जो कहानी तो मैं आपको बताया हूँ राज सिंह की जो कहानी थी, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये तो कवि मेघराज मुकुल की जो एक कविता सेनानी, सेनानी किसकी कविता है ये क्वेश्चन बन सकता है। सहल कंवर का जो वर्णन किस कविता में मिलता है, तो ऑप्शन में सेनानी दे दिया जाएगा। सहल कंवर भाई हाड़ी रानी थी, ये आपको पता होना चाहिए, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थे, ठीक है। तो ये जानना। अब बात आती है राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखिए जो सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाई काफी काम करवाया था राज सिंह ने, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। खूब झीले विले, खूब मंदिर वंदिर बनवाए थे राज सिंह। तो सबसे पहले बात करते हैं मंदिरों की, ठीक है। तो राज सिंह मंदिर निर्माण करवाता है। तीन मंदिर बनवाता है राज सिंह, सिरनाथ जी, द्वारकाधीश जी मंदिर और अंबा माता मंदिर। देखिए ये दोनों मंदिर हैं, ये राजसमंद में है, ठीक है। आर का मतलब राजसमंद है, और ये अंबा माता मंदिर है उदयपुर में है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए सिरनाथ जी मंदिर है जो सिहाड़ नाथ द्वारा में है, राजसमंद के सिहाड़ नाथ द्वारा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए पहले नाथ द्वारा का नाम था सिहाड़, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जो सिरनाथ जी मंदिर है सिहाड़ नाथ द्वारा में है, नाथ द्वारा राजसमंद में, ये ध्यान रखना। द्वारकाधीश जी मंदिर है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये कांकरोली में है, कांकरोली भी राजसमंद में है। कभी कभी राजसमंद नहीं देखे ये स्थान पूछ लिए जाते हैं। सिरनाथ जी मंदिर कहाँ पर है, नाथ द्वारा में, और द्वारकाधीश जी मंदिर कहाँ पर है, कांकरोली में। तो ये नाथ द्वारा और कांकरोली दोनों राजसमंद में है। अंबा माता का मंदिर उदयपुर में है, ठीक है। अभी इनकी भी थोड़ी थोड़ी मैं बात बताऊँ, इन जो सिरनाथ जी मंदिर और द्वारकाधीश जी मंदिर की थोड़ी बात बताऊँ मैं। औरंगजेब उस समय भाई मैं बता दिया था आपको, जो मंदिरों का जो मूर्तियों को तोड़वा रहा था,
1672 की बात है, 1672 की बात है। औरंगजेब यानी मूर्तियों को तुड़वा रहा था, तो मथुरा में, ठीक है, यानी गोविंद दास जी और दामोदर दास जी थे, ठीक है, गोविंद दास जी और दामोदर दास जी श्रीनाथ जी को, यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से लेकर आते हैं, ठीक है। मथुरा के जो कृष्ण मंदिर में थी श्रीनाथ जी की मूर्ति, तो गोविंद दास जी और दामोदर दास जी इस मूर्ति को मथुरा से सबसे पहले मारवाड़ लेकर आते हैं, ठीक है। मारवाड़ में उस समय था राजा जसवंत सिंह, तो मारवाड़ लेकर जाते हैं औरंगजेब के खिलाफ सहायता की मांग करने के लिए, लेकिन उस समय जसवंत सिंह मारवाड़ में नहीं थे, तो फिर कहाँ पर चले गए। अब बात आती है मेवाड़ की, तो फिर ये मेवाड़ में जाते हैं। मेवाड़ में उस समय राजा राज सिंह ने ऐलान करवा रखा था कि कोई भी हिंदू मूर्ति को अगर औरंगजेब नुकसान पहुंचाता है तो वो मेरे पास आ सकता है, मैं उसकी हेल्प करूंगा, ठीक। तो फिर दामोदर दास जी और गोविंद दास जी इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लेकर आते हैं राज सिंह के पास, और फिर राज सिंह को कहते हैं भाई वो इस प्रकार से तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है और आप हेल्प कर दो हमारी, और मुझे नहीं लगता, यानी जो ये गोविंद दास जी दामोदर दास जी कहते हैं भाई वो आपसे भी युद्ध करेगा लेकिन वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो राज सिंह कहता है जब तक मेवाड़ वालों के सिर है तब तक इन मूर्तियों की रक्षा की जाएगी। अब भाई मेवाड़ के जब युद्ध करेगा, मेवाड़ के सभी लोग मर जाएंगे युद्ध करते हुए, तब तो फिर कोई चारा नहीं बचता है, लेकिन जब तक मेवाड़ के सिर है, मेवाड़ की जनता के सिर है, तब तक मूर्तियों की रक्षा की जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार राज सिंह फिर मंदिर का निर्माण करवाते हैं और मूर्ति को स्थापित करवाते हैं सिहाड़ में, ठीक है, जो नाथ द्वारा के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, सिहाड़, और जो राजसमंद में है। ये मंदिरों की बात हो गई। एक मंदिर अंबा माता मंदिर का निर्माण भी करवाता है उदयपुर में। अब बात आती है झील निर्माण की। झील निर्माण में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राजसमंद झील। ठीक है, राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी के पानी को रोककर किया गया है, ठीक है। अकाल राहत कार्यों के दौरान ये राजसमंद झील का निर्माण किया गया है। 1662 से 1676 के बीच में ये जो निर्माण कार्य किया गया था राजसमंद झील का। ठीक है, थोड़ा सा टाइम पीरियड ध्यान रख लेना। अकाल राहत कार्यों के दौरान जो वर्तमान में अपन नरेगा जो योजना चल रही है, वो अकाल राहत कार्यों जो ये चल रही है उसी प्रकार का जो काम चलाया जा रहा था अकाल राहत कार्य। उस समय जो अकाल पड़ जाते थे तो फिर राजाओं के द्वारा इस प्रकार के काम चला दिए जाते थे, भाई जो आप काम करके जाइए और उसके बदले में अनाज वगैरह दे दिए जाएंगे, आपको खाने पीने का सामान दे दिया जाएगा। तो अकाल राहत कार्य 1662 से 1676 के दौरान राजसमंद झील का निर्माण करवाता है गोमती नदी के पानी को रोककर, ठीक है। राज सिंह देखिए, एक जो तालाब है जाना सागर तालाब, ठीक है, एक जाना सागर तालाब का निर्माण होता है राज सिंह के समय, और एक है त्रिमुखी बावड़ी। देखिए ये दोनों को अलग अलग करके ये बात बताता हूँ। राजसमंद झील की बात बता दी, राजसमंद झील की थोड़ी सी और मैं बात बताऊं तो राज सिंह एक बार और भाई शादी करके इधर जा रहे थे। जो राजसमंद वर्तमान में झील है, गोमती नदी को पार करके जाना चाहते थे। जो राज सिंह थे उनकी साथ में पत्नी भी थे और राज सिंह दोनों जा रहे थे और गोमती नदी पार करके जाना चाहते थे। उस समय बारिश का मौसम था, बारिश लगातार हो रही थी, गोमती नदी उफान पर थी, उसका जो लेवल था उफान पर था, ठीक है, बराव बिंदु से ऊपर था गोमती नदी का जो भी पानी था। जो देखिए जब गोमती नदी उफान पर थी तो राज सिंह गोमती नदी को क्रॉस नहीं कर सकते थे या गोमती नदी को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। अब राज सिंह को लगा यार ये तो परेशान कर दी, लगभग 2-3 दिन तक यहाँ पर बैठे रहते हैं, 2-3 दिन तक इधर ही वेट करते हैं इसको पार करने के लिए। अब राज सिंह को गुस्सा आया, अब राज सिंह अपने ऊपर यानी चैलेंज के रूप में स्वीकार करता है, भाई मैं एक न एक दिन गोमती नदी को रोक के रख दूंगा या गोमती नदी को बांध के रख दूंगा। भाई नदी को पूर्ण रूप से रोक तो नहीं सकता लेकिन बांध सकता है, भाई इसके ऊपर कोई
भाई निर्माण कार्य करवा दे या कोई तालाब वाला बनवा दे या कोई झील बनवा दे, तो फिर गोमती नदी का निर्माण करवाता है, सॉरी गोमती नदी को रोककर इस झील का निर्माण करवाता है अकाल राहत कार्यों के दौरान 1662 से 1676 तक, 1662 से 1676 के बीच में बनी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बात आपको समझाने के लिए थी। अब बात आती है ये जो जाना सागर तालाब की। देखिए जाना सागर तालाब है जो राज सिंह की माता जी ने करवाया था। ठीक है, राज सिंह की माता जी ने करवाया था। जाना दे राठौड़ इनकी माता जी का नाम था। ठीक है, जाना सागर तालाब का निर्माण राज सिंह की माता जी जाना दे राठौड़ ने करवाया था। अब बात आती है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी जो राज सिंह की जो पत्नी थे रामरस दे, ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने करवाया था। ठीक है, इस जो त्रिमुखी बावड़ी है इसको जया बावड़ी भी कहते हैं। ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी को जया बावड़ी भी कहते हैं। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने करवाया था। जाना सागर तालाब का निर्माण राज सिंह की माताजी जाना दे राठौड़ ने करवाया था। अब बात आती है राज सिंह के दरबारी विद्वानों की। ठीक है, देखिए एक तो इनका जो इम्पोर्टेंट दरबारी विद्वान है या दरबारी विद्वान था रणछोड़ भट्ट तेलंग था। ठीक है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसने एक तो राज प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, राज प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है इसकी। और देखिए एक इसने लिखी थी अमर काव्य वंशावली। ठीक है, रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली लिखी थी। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को लिखने वाला रणछोड़ भट्ट तेलंग था। ये राज सिंह के दरबारी विद्वान थे, राज सिंह के दरबार में था। एक जो गिरधर आसिया, अपन राज प्रशस्ति की बात थोड़ी सी अलग से करेंगे। गिरधर आसिया इसकी एक पुस्तक थी सगत रासों। सगत रासों में प्रताप के छोटे यानी प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, तो प्रताप के जो भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है, प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। कवि मानवी एक इसके जो दरबारी थे। ठीक है, देखिए कवि मान की जो पुस्तक है उसका नाम है राजविलास। ठीक है, रणछोड़ भट्ट तेलंग, गिरधर आसिया, कवि मान की जो पुस्तक है राजविलास, और सदाशिव भट्ट इसके एक और दरबारी विद्वान में थे, उसकी राज रत्नाकर है पुस्तक। ठीक है, एक जो और इसके दरबारी विद्वान हुए थे जो राज सिंह के किशोर दास की जो पुस्तक है राज प्रकाश है। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली लिखी थी, ये ध्यान रखना है। और जैसे सदाशिव भट्ट राज रत्नाकर, ठीक है, किशोर दास राज प्रकाश, कविमान राजविलास, गिरधर आसिया सगत रासो। गिरधर आसिया के थोड़े ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखना। राज रत्नाकर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये दरबारी विद्वान थे, उनकी जो पुस्तकें वगैरह है जो प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी हुई है, तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है राज प्रशस्ति की। ठीक है, राज प्रशस्ति की अलग से अपन बात कर लेते हैं। राज प्रशस्ति के बारे में भी ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ लेते हैं।
भाई इतना तो सब जानते हैं कि भाई 25 शिलाओं पर लिखी हुई संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, यहाँ तक सब लोग जानते हैं या पता लगा लेते हैं, कोई भी जो स्टूडेंट लाइफ से गुजरता है। ठीक, बात आती है इसके जो लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग, वापस लिखूं, ये जो रणछोड़ भट्ट तेलंग था ये हरियाणा का ब्राह्मण था। ठीक है, सॉरी हरियाणा नहीं, तेलंगाना का ब्राह्मण था। ठीक है, रणछोड़ भट्ट तेलंग तेलंगाना का ब्राह्मण था। राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा है, ठीक है, राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा है या नोचों की पाल पर लगी हुई है। ठीक है, राजसमंद झील की नोचों की पाल, जो नोचों की पाल जो स्थान है वहां पर राजसमंद झील बनाई गई थी गोमती नदी को रोक के, और यहाँ पर उत्तरी किनारा है नोचों की पाल का राज प्रशस्ति लगी हुई है। देखिए इस जो प्रशस्ति में, जो राज प्रशस्ति है, इसमें मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। ठीक है, बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति से। देखिए इस जो ये प्रशस्ति है इससे मुगल मेवाड़ संधि की भी जानकारी मिलती है। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई थी। ठीक है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई थी, अपन बात कर चुके हैं। अब बात आती है मुगल मेवाड़ संधि की, भाई जानकारी मिल जाती है यहाँ से। इस प्रशस्ति से प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। ठीक है, सगत रासो की अपन बात कर लिए, गिरिधराशाही की पुस्तक सगत रासो से भी शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। राज प्रशस्ति से भी शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है, आप लिख लेना। देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, 25 पत्रों पर लिखी हुई है, 25 शिलाओं पर। ठीक है, 25 शिलाओं पर लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, 25 शिलाओं पर संस्कृत भाषा में लिखी गई प्रशस्ति है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा यानी अभिलेख है, यह सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है, संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा कोई अभिलेख मिलता है तो राज प्रशस्ति मिलती है, 25 शिलाओं पर लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है जो पहला जो पत्र है जो, ठीक है, उस पर तो कोई देवताओं की आरती वारती लिखी गई है या आरती उकेरी गई है, और बाकी जो 24 जो शिलाएं हैं उन पर यहाँ की जो जानकारी वगैरह, जो इतिहास लिखा गया है। ठीक है, मेवाड़ के बारे में जानकारी मिलती है, और भी जो जानकारी मिलती है। ठीक है, जो पहली जो शिला पर तो कोई आरतियाँ वारतियाँ जो देवता की वंदना लिखी जाती है, और फिर बाकी में 24 शिलाओं में जानकारी मिलती है। देखिए ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, जो अकाल राहत कार्यों की जानकारी इस प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, राज सिंह ने अकाल राहत कार्यों का राहत कार्य करवाया था, और राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान 1662 से 1676 तक करवाया था। ठीक है, ये बात हो चुकी है राज सिंह के जो कार्यों की, झील निर्माण कार्यों की, मंदिर निर्माण कार्यों की, और जो राज प्रशस्ति है, जो इम्पोर्टेंट प्रशस्ति है, उसकी बात हो चुकी है। राज सिंह की 2 उपाधियां थी, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए इसकी 2 उपाधियां थी। एक उपाधि थी विजय कटकातु। ठीक है, विजय कटकातु। एक उपाधि थी हाइड्रोलिक
इनकी दो उपाधियां थी, विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर। जो विजय कटकातु मैं बताऊं, विजय कटकातु का मतलब है सेनाओं को जीतने वाला, ठीक है। कटक, कटक का अर्थ होता है सेना, ठीक है। विजय का मतलब जीत, ठीक है। सेनाओं को जीतने वाला, विजय कटकातु का अर्थ है सेनाओं को जीत रहा था, चारों तरफ हरा रहा था, जैसे औरंगजेब की सेना को भाई हरा रहा है। तो विजय कटकातु सेनाओं को जीतने वाला। हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रो वाटर, पानी, जल स्रोत, तो जल स्रोत का निर्माण करवा रहा था, काफी जल स्रोत बनवा रहा था, जैसे तालाब बनवा देता है, तिरमू की बावड़ी इसके टाइम में बनती है, जानादे तालाब इसके टाइम में बनता है, और राजसमंद झील एक बड़ी झील है, इसका निर्माण करवाता है। तो ठीक है, तो हाइड्रोलिक रूलर इन जल स्रोतों का निर्माण करवा रहा था। ये बात होती है आज की क्लास अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो गई होगी क्लास, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।